स्टूडेंट, मैं मिसेस शिप्रा चक्रवर्ती कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती के पाठ ठेस से आपको परिचित कराने जा रही हूँ। आइए हम देखते हैं पाठ 10 ठेस, जिसके लेखक हैं फणवीश्वर नाथ रेणु। आपका जन्म 1921 4 मार्च 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ। आपकी मृत्यु 1977 में हुई। आपके बारे में बतलाया जाता है कि आपने इंटरमीडिएट नेपाल से 1942 में पास की। इसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम के कार्य में जुड़ गए। हिंदी काव्य धारा के रुख बदलने वाले फणवीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से हम प्रेमचंद जी लेखक को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से फणवीश्वर रेणु जी को भी उपाधि प्राप्त हुई। आपकी कहानियां और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियां, आपके द्वारा लिखित कृतियां: मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। फणवीश्वर नाथ रेणु की जो ख्याति प्राप्त हुई आपको, आपके मैला आंचल उपन्यास के कारण आपको ख्याति प्राप्त हुई, जो कि उन्होंने 1954 में लिखी हुई थी, जिससे उन्हें पद्म श्री से उनको सम्मानित किया गया था। आपके साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी एवं पीड़ा का सशक्त वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब हम जो पाठ ठेस पढ़ने जा रहे हैं, ठेस का अर्थ आघात लगना, किसी के स्वाभिमान में ठेस पहुंचना। अब हम इस कहानी में देखेंगे कि जो आपने ये कहानी लिखी है, ये एक आंचलिक कहानी है, गांव की कहानी है, बिहार के गांव की कहानी। आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि के बारे में बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ये कहानी में आप पाएंगे कि सच्चन नाम का एक कारीगर है और उसके कार में उसकी कोई त्रुटि नहीं होती है, पर यदि उसके स्वाभिमान में आघात पड़ता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता और स्वाभिमान की रक्षा करता है। ये कहानी का हमारा निष्कर्ष है, जो हम इस कहानी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम प्रथम पंक्ति से आरंभ करते हैं, इस कहानी को देखते हैं। कहानी को, खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। जब भी खेती का काम होता तो कोई भी किसान सिरचन को गिनती में नहीं लेते कि भाई ये भी हमारे गांव का कार्य करेगा। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेकार ही नहीं मतलब काम का नहीं है, बेगार भी समझते हैं। बेगार का अर्थ हुआ कि जो कार्य करवा लिया जाए और उसका पैसा ना दिया जाए, अर्थात उसकी मजदूरी ना देनी पड़े, उसे कहा जाता है बेगार। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर, सब कहते क्या होगा भाई उसको बुलाकर, उसकी गिनती थोड़ी की जाएगी, वो तो ऐसे ही कार्य कर देगा। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि भाई सब लोग अपना काम करके चले जाएंगे, तब देखने में आएगा सिरचन खुरपी लेकर आ रहा है। पगडंडी अर्थात खेत के बीच में जो मार्ग, सकरी रास्ता बनाई जाती है, उसे हम पगडंडी कहते हैं।
पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अर्थात पगडंडी पर चलता हुआ वो धीरे धीरे आराम से आता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। ये आज की परिस्थिति के बारे में बताया गया है कि आज लोग बाग जरूर सिरचन को मुफ्तखोर समझ लें, कामचोर समझ लें, चटोर समझ लें। चटोर का अर्थ माने खाने का प्रेमी होना, चटोरा होना। एक समय था जब उसकी मड़िया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़िया, मड़िया माने उसका घर, झोपड़ी। उसकी मड़िया के पास बाबू लोगों की, लोग बाग, अफसर वगैरह, बड़े बड़े लोग अपनी सवारियां, गाड़ियां लेकर उसके घर के सामने खड़े रहा करते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे, चापलूसी करते थे, उसकी मक्खनबाजी करते थे, किसी तरह भाई चल मेरा काम कर दे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। यहाँ पर ये जो यहाँ से पंक्ति आरंभ हुई है, यहाँ पर हमारे फरवेश रेणु अपनी कहानी के माध्यम से, अपनी आवृत्ति के माध्यम से यहाँ पर आरंभ करते हैं, बतलाते हैं कि उन्होंने कहा कि अरे सिरचन, जब से तुम्हारे हाथ में कारीगरी रह गई सारे इलाके में, एक दिन का समय निकाल कर चलो भाई, एक दिन चलो निकाल कर हमारे घर पे काम के लिए। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। बड़े भाई ने एक चिट्ठी भेजी है और उनका कहना है कि आपसे मैं एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दूं। चिक का अर्थ होता है पर्दा, जिसको हम पर्दा कहते हैं। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यहाँ पर फड़वेश रेणु बताते हैं कि जब सिरचन को काम के लिए मेरे घर पर बुलाया जाता तो मैं माँ से बोलता, माँ भोग में क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मैंने सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। यहाँ पर आप देखिए, माँ हंसकर कहती है, अरे क्या बात करता है, वो कभी भी खाने के लिए, भोग के लिए वो बात नहीं करता है। तब वो बताते हैं कि मैंने एक बार देखा था कि वो किस प्रकार से बेपानी कर देता है। बेपानी कर देना मैंने किसी को बेइज्जती कर देना। तो सिरचन ने कहा था कि अरे किसको कहा था, चौधरी जी को, पंचानंद चौधरी को, कि लड़के को, कि तुम्हारी भाभी ने नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। तुम्हारी जो भाभी है वो नाखून में जितना पदार्थ आता है उतना ही पदार्थ खाना देने में देती है, मैंने इतना कम कंजूसी में, इतना कम भोजन देती है। और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। भाई हम लोग गरीब इंसान, हम लोग इमली का रस डालकर, अब रस में इमली को घोलकर उसका कड़ी बनाते हैं। और ये तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखी, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनानी सीखी है। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। इसलिए रेणु को डर लगता कि भाई मैंने देखा चौधरी के छोटे लड़के को किस प्रकार से उसने बेपानी किया था, तो मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखती माँ हुलस कर कहती, खुश होकर, प्रसन्न होकर, प्रसन्नचित होकर, जैसे ही वो देखती सिरचन को, और वो कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी और तुम्हारी याद आई। नेनू, नेनू का अर्थ होता है मक्खन। मैं आज मक्खन मथ रही थी, घी बना रही थी, मुझे तुम्हारी याद आई। घी के खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। खकोरन, घी का खकोरन माने जब मक्खन को गरम करके घी बनाया जाता है और जब घी निकल जाता है तो उसके नीचे जला हुआ मलाई व उसका पदार्थ थोड़ा बचा रहता है, जिसे कि खकोरन कहते हैं। तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। उसकी ननद माने यहाँ पर लड़की के ननद के बारे में बतलाया गया है। रूठी हुई है माने नाराज है मोती के शीतल पार्टी के लिए। अब ये शब्द आया मोती। मोती एक प्रकार की घास है जो कि हमारे नदी के किनारे, तालाबों के किनारे पाई जाती है। तो उसकी शीतल पार्टी, शीतल पार्टी का मतलब चटाई, चटाई के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। पनियाई जीभ माने पानी से भरी हुई, एकदम लालच से भरी हुई जीभ को संभाल कर हंसता है। घी की सौंधी
सुगंध, सोंकरी आ रहा हूं काकी। वो कहता है मुझे घी की सुगंध आई, इसी में ये सोंकरी आ गया काकी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने को भी छुट्टी कहाँ मिलती है। वो बतलाता है अरे बाबा अभी शादी ब्याह का समय है, अभी कहाँ मुझे टाइम मिलता कि मैं आपके पास काम करने के लिए आता। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि शिष्यन अपना किस प्रकार से उसका व्यवहार है और वो काम के लिए फड़वेश रेणु के घर जाता है। आगामी पाठ हम बाद में लेंगे।